हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्लोनिंग क्या होती है, साथ ही साथ क्लोनिंग के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो एनिमल क्लोनिंग हो या प्लांट क्लोनिंग या इसके अलावा कोई भी सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग या कोशिकीय क्लोनिंग, जितने भी क्लोनिंग के प्रकार हैं सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्लोनिंग की डेफिनेशन समझनी है। तो एक जीव के देखिए हूबहू समान प्रतिकृति को ही क्या हम कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन के माध्यम से जो बने हुई संरचना होती है वही तो क्या कहलाएगी, क्लोनिंग कहलाएगी। तो क्लोन का मतलब सबसे पहले आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लोन शब्द होता है, यहाँ पे यदि आप एनिमल में जाएंगे तो सबसे पहले यदि आप बात करते हैं एनिमल में, तो एनिमल में कम मात्रा में यहाँ पे आपको क्लोन देखने को मिलेंगे। लेकिन पादप में यदि जाएंगे आप, प्लांट में, तो आपको कई सारे इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी सभी संततियां जो कि आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से क्या होती है, आपस में समान होते हैं, ऐसे समान जीवों को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। मतलब अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोई भी ऐसी संतानें जो कि आकारिकी रूप में और आनुवांशिक रूप में भी अपने जनकों के समान होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन की ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है, सिंपल डिफिनेशन है। इसमें आपको बस यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि एक तो क्या है कि आकारिकी रूप से और दूसरा क्या है, आनुवांशिक रूप से। तो जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे पेरेंट्स है या कोई भी जनक हैं, तो आप जनक से देखिए इनमें यदि क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक जीव से मान लीजिए दो जीव बनेंगे। यदि समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, दो कोशिका। तो यहाँ पे एक जनक से मान लीजिए दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये दोनों के दोनों जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, ये आपस में कैसी होगी, आकारिकी रूप में भी समान होनी चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे के समान होनी चाहिए, आकार में भी, साइज में भी, और आनुवांशिक रूप से भी ये आपस में समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली वे सभी संततियां जो कि आकारिकी रूप में और आनुवांशिक रूप से भी आपस में समान होती हैं, ऐसी समान संततियों को या ऐसी समान जीवों को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। मतलब एक जीव के जैसे ही सेम टू सेम दिखने वाले दूसरी कॉपी या प्रतिकृति को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो एक जीव के समान यदि दूसरा जीव हूबहू उसी तरह मिलता जुलता है तो वह उसका क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। और देखिए इस प्रकार से आनुवांशिक रूप से जनकों के समान ही जीवित इकाइयों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि एक ही जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए सभी संततियां जो कि आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से भी क्या होती हैं, समान होती हैं, ऐसी समान जीवों को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और इस प्रकार से आनुवांशिक रूप से जनकों के समान बनने की संततियां जो होती है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। देखिए क्लोनिंग के यदि आप प्रकार देखेंगे तो कई सारी क्लोनिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिकीय क्लोनिंग क्या होती है, इसके बाद हम देखेंगे पादप क्लोनिंग क्या होती है, फिर इसके बाद देखिए जंतु क्लोनिंग देखेंगे, और यहाँ पे सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग भी देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आप चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कोशिकीय क्लोनिंग यानी कि सेल क्लोनिंग क्या होती है। तो कोशिकीय क्लोनिंग की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एक कोशिका से अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कोशिकीय क्लोनिंग कहेंगे। मतलब एक ही कोशिका से उसी के समान कई सारी कोशिकाओं को के प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, जो कि सेम उसी तरह दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय क्लोनिंग। मतलब एक कोशिका से उसी की तरह दिखने वाली कई सारी यदि कोशिकाएं बन जाती है तो यह क्या है, यही प्रक्रिया तो क्या है, कोशिकीय क्लोनिंग है, यानी कि सेल क्लोनिंग है। तो आपको याद रखना है कि यदि एक कोशिका से ही अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय क्लोनिंग कहते हैं।
देखिए ये सभी आनुवांशिक रूप से भी क्या होती हैं, ये सभी कोशिकाएं जो होती है आनुवांशिक रूप से भी एक समान होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो सभी उत्पन्न संतानें होगी वो बेसिकली कैसी होंगी, आकार की व आनुवांशिक रूप से क्या होगी, समान होगी। तो ऐसी सभी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से भी क्या होती है, समान होती है। यहाँ तक कि उनकी बाह्य आकृति एवं कार्यकी भी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी आकृति, बाह्य आकृति व इनकी कार्यकी भी एक समान हो सकती है। इसके बाद देखिए कोशिकीय गुणन विधियों को टीटोपोटेंसी कहते हैं। देखिए यदि कोशिकीय गुणन होता है, मतलब एक कोशिका से कई सारी कोशिका के क्लोन यदि विकसित होते हैं, तो कोशिकीय गुणन की विधियों को हम क्या कहते हैं, टीटोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीटोपोटेंसी कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, पादप क्लोनिंग यानी कि प्लांट क्लोनिंग। प्लांट क्लोनिंग की यदि हम बात करते हैं तो ओवरऑल प्लांट में आप देखेंगे तो कई सारे क्लोन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोनों में क्या होता है, पादपों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो पादपों में बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो भी संतानें बनती है वो आकारिकी रूप में भी और आनुवांशिक रूप से भी क्या होती है, अपने जनकों के समान होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जनक के समान ही दिखाई देते हैं। और आजकल बेसिकली कृत्रिम विधियों के द्वारा ऊतक संवर्धन की सहायता से विभिन्न प्रकार के पौधों के क्लोन बनाए भी जा चुके हैं। तो पादप क्लोनिंग तो एक इसका नॉर्मल से एग्जाम्पल है, क्योंकि पादपों में क्लोनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन यदि जहाँ भी होगा उसके परिणाम स्वरूप जो भी संतानें बनेगी वो अपने जनकों के समान ही होती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी अलैंगिक जनन होता है ना, वहाँ पे क्लोनिंग जो है तीव्र गति से होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग। तो सूक्ष्म जीवों में यदि क्लोनिंग की बात की जाए तो इसमें भी सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग की सामान्य प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन पाया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक होते हैं कोई भी, यानी जो प्रतिजैविक होते हैं, इसके अलावा एंटीबॉडीज, इसके अलावा वैक्सीन्स व लैक्टिक एसिड हार्मोन्स आदि उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको यदि कल्चर माध्यम पर कृत्रिम वातावरण में उगाया जाता है तो इससे कम समय में ही क्या हो जाते हैं, असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग भी काफी तीव्र गति से होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग भी सामान्य प्रक्रिया होती है। और बेसिकली एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, वैक्सीन आदि जो हैं ये किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीवों से ही तो उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को यदि कल्चर माध्यम पे रखा जाए तो कृत्रिम वातावरण में इनको उगाया जाए तो इससे जो है कम संख्या में ही बहुत सारे जीव जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में यदि सूक्ष्म जीव बनेंगे तो इनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी तीव्र गति से होगी। मतलब ज़्यादा मात्रा में जीव बनेंगे तो एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया भी तीव्र होगी। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग भी सामान्य प्रकार की क्लोनिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में भी क्लोनिंग पाई जाती है। और जाहिर सी बात है कि जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनमें क्लोनिंग देखने को मिलेगी। तो एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, इसके अलावा वैक्सीन या कोई भी लैक्टिक एसिड का जो निर्माण है वो किसके अंतर्गत होगा, ये सभी के सभी का निर्माण जो होगा कृत्रिम माध्यम में होगा, सूक्ष्म जीवों के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। क्योंकि सूक्ष्म जीवों से ही चाहे वो एंटीबायोटिक हो यानी प्रतिजैविक हो, चाहे एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी हो, इन सभी का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए जंतु क्लोनिंग की यदि हम बात करते हैं तो जंतुओं में जो क्लोनिंग होती है यह एक प्रकार से सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो क्लोनिंग होती है वो अपवाद स्वरूप ही पाई जाती है। एक एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो जैसे हाइड्रा जो होता है, बेसिकली सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाला एक एनिमल होता है हाइड्रा। इसके अलावा समयुग्मजीव जो जुड़वे क्लोन होते हैं, जुड़वे जंतु के क्लोन जो हैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। यदि आप एनिमल्स में देखेंगे तो ओवरऑल जैसे आप मानव में भी देख सकते हैं कि जैसे जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकियों में किसी भी प्रकार से क्लोनिंग देखने को नहीं मिलती है। हाँ, समयुग्मजीव यदि जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनमें जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो
आकारकी रूप में भी एक समान हो सकते हैं और आनुवांशिक रूप से भी एक समान हो सकते हैं। तो आकारकी रूप से और आनुवांशिक रूप से बनने वाली जो संतानें होती है, जो जनकों के समान होती है, वही तो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि स्तनधारी का है, यानी कि मैमल्स का है। तो मैमल्स में देखिए सबसे जो पहला क्लोन तैयार किया गया वो किसी भेड़ का था और उस भेड़ का नाम क्या था, डॉली। तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्तनधारी में जब क्लोनिंग की गई तो यहाँ पे बिलमट नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने साथी सहयोगियों के द्वारा मिल करके एडिनबर्ग नामक जगह में एक रोजलिन संस्थान है, यहाँ पे इन्होंने तैयार किया एक क्लोन, जंतु क्लोन। और जंतु क्लोन बेसिकली किसका तैयार किया, तो भेड़ का। और इस क्लोन का नाम क्या रखा गया, डॉली रखा गया। तो यदि डॉली की बात की जाए तो यह विश्व का प्रथम स्तनधारी क्लोन है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो विश्व का प्रथम स्तनधारी क्लोन है वो क्या है, तो आपको याद रखना है कि भेड़ का क्लोन है जिसका नाम क्या था, डॉली था। देखिए इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आपको समझना है कि इनके प्रक्रिया कैसी हुई, मतलब किस प्रकार से डॉली का विकास हुआ, डेवलप हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या किया गया कि सर्वप्रथम जो अंड कोशिका थी, तो अंड को केंद्रक विहीन कर दिया गया और केंद्रक विहीन करके उसके अंदर स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका के द्विगुणित केंद्रक को प्रविष्ट कराया गया। मतलब इसके अंड कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उस केंद्रक को बाहर निकाल दिया गया, यानी केंद्रक को विहीन कर दिया गया। और उसके बाद फिर स्तन ग्रंथियों से प्राप्त जो कोशिका होती थी, तो भेड़ के स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका चूंकि कैसी थी, डिप्लॉइड थी, यानी कि द्विगुणित थी, तो उस द्विगुणित केंद्रक को कहां प्रविष्ट कराया गया, उस अंड कोशिका के अंदर। और जब इस प्रकार प्राप्त द्विगुणित अंड को कल्चर माध्यम में रखा गया, आपस में उनको मिलाया गया, तो उसमें क्या हुआ कि प्रारंभिक क्लीवेज जो है, यानी भ्रूण बनने के लिए प्रारंभिक क्लीवेज जो है प्रारंभ हो गया। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो भेड़ की जो अंड कोशिका थी उसके अंदर से केंद्रक को क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया। और उसके अंदर से केंद्रक निकालने के पश्चात जो उसकी अंड कोशिका थी, उस अंड कोशिका को किसके माध्यम से मिलाया गया, उसके स्तन ग्रंथियों से प्राप्त जो द्विगुणित केंद्रक था उसको प्रविष्ट कराया गया। मतलब अंड कोशिका के केंद्रक की जगह में स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका के द्विगुणित केंद्रक को कहां प्रविष्ट कराया गया, उसके अंड कोशिका में। और फिर उसके बाद इनको आपस में कहां रखा गया कि द्विगुणित अंड को आपस में कल्चर माध्यम में रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रारंभिक क्लीवेज जो है प्रारंभ हो गया। और इस सूक्ष्म भ्रूण को क्या किया गया कि किसी दूसरे भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया। जब यह क्लीवेज बनना प्रारंभ हो गया तो इस भ्रूण को किसी दूसरे भेड़ के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि स्थापित कर दिया गया, जहां उससे पूर्ण विकसित होकर के क्लोन भेड़ प्राप्त हुई, जो कि विश्व में काफी लोकप्रिय भी हुई। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दुर्भाग्यवश जो डॉली थी, डॉली की जो मृत्यु है वो 2004 में हुई। मतलब डॉली के निर्माण की प्रक्रिया आप यदि देखेंगे तो ये समथिंग 1997 की बात है। तो 1997-98 में डॉली का क्या हुआ, निर्माण हुआ और 2004 के अंदर इसकी मृत्यु हुई। मतलब ये कम अवधि में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 6 से 7 वर्ष की अवस्था में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए एक क्लोनिंग बची है जो कि जीन क्लोनिंग है। तो इसके बारे में जो हम वीडियो है वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।